ओके कल हमारी बात इस पे हो रही थी कि अगर कोई बंदा अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचे ना, पेज 284, अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचे ना, लेकिन अपने ही बिजनेस में उसको इस्तेमाल करके एज अ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को एक बेनिफिट मिलेगा कि उसको उस प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करने की इजाज़त होगी। ये बात हमारी कल चल रही थी और चलते चलते पता नहीं कहाँ निकल गई थी कि आप घरों से भी हो आए। पेज 392 पर हमने सवाल पढ़ा था कि मुकरम इज़ ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। मुकरम बदीन में राइस हस्किंग यूनिट चला रहा है, तो यूनिट चलाने से मुराद एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री कैन नॉट बी एन एग्रीकल्चरल इनकम विच इज़ एग्जेम्प्ट, तो ये टैक्सेबल होगी। ही यूजेज एंटायर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन हस्किंग यूनिट, वो सारी की सारी प्रोड्यूस हस्किंग यूनिट में यूज़ कर लेते हैं जो वो लैंड के ऊपर ग्रो करता है। इस साल वो 5000 kg रॉ राइस लेके आया है और वो 2540 किलो के कमा सकता था, यानी 1 किलो के 62.5 कमा सकता था, लेकिन उसने नहीं कमाए। इसकी बजाय वो बाज़ार बेचने की बजाय उसको अपनी ही फैक्ट्री में ले आया। उसकी सेल है 8,60,000, वेयर एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 10,000। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके 10,000 है। अब हमने ये कल किया था कि हमने उसकी सेल पकड़ी थी और उसकी सेल में से हमने माइनस कर दी थी प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू, ये कह के कि वो जो प्रोड्यूस है ये वो बाज़ार से ख़रीद सकता था, लेकिन ख़रीदने की बजाय उसने खुद बनाने की कोशिश की, तो जितनी भी प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू है ये उसको माइनस करने की इजाज़त होगी। हालांकि इसका ख़र्चा बहुत कम हुआ होगा। इसका जो ख़र्चा हुआ होगा ना, वो हुआ होगा सीड का, वाटर का, स्प्रे का, एटसेट्रा। वो खर्चा शायद इसका 3,12,500 312.5 ना होता, वो खर्चा शायद 100 रुपया होता, बहुत कम होता। उस खर्चे की बजाय पूरी फेयर वैल्यू माइनस करने की इजाज़त दे दी उसने। तो इसका मतलब है कि ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, इसकी बजाय आप प्रोड्यूस की क्या माइनस कर लें, फेयर वैल्यू माइनस कर लें। हमने पढ़ा था कल, वेयर अ पर्सन हु इज कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड यूजेस द प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल इन हिज फैक्ट्री, देन बिजनेस इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। टोटल इनकम, टोटल इनकम से मुराद लिख लें सेल, सेल लेस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेल में से क्या माइनस कर दें, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या हमने प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू माइनस की थी या प्रोड्यूस के एक्चुअल खर्चे माइनस किए थे, मार्केट वैल्यू माइनस की थी। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, मींस ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड। सिर्फ माइनस क्या होगी, फेयर वैल्यू। नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड, और कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब आप ये ना कहिएगा कि ये आपने क्यों माइनस किया हुआ है, हमने तो पढ़ा है और कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, और आपने 10 रुपए भी माइनस किए हैं। ये कौन से 10 रुपए हैं जो आपने माइनस किए हैं, हम तो अभी पढ़ के आ रहे हैं नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है नो अदर कल्टीवेशन एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। कोई और कल्टीवेशन के खर्चे माइनस नहीं होंगे। कल्टीवेशन के कौन से खर्चे होते हैं, कल्टीवेशन के खर्चे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया सीड का, वाटर का, स्प्रे का, ये खर्चे माइनस नहीं होंगे।
बता दें, ये खर्चे भी माइनस करें और फेयर वैल्यू भी माइनस करें, फिर तो डबल डबल चीजें माइनस हो जाएंगी। तो क्या अगर मेरी एक जमीन है, उसके ऊपर मैं सीड का खर्चा, वाटर का खर्चा, स्प्रे का खर्चा कर रहा हूं, वो भी माइनस करूं और साथ उसकी फेयर वैल्यू भी माइनस करूं, तो डबल डबल चीजें माइनस हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते, ये तो आप माइनस कर सकते हैं। ये कौन से खर्चे होते हैं? ये खर्चे होते हैं अदर देन कल्टीवेशन। हाउएवर, other than cultivation expenses can be deducted. However, other than cultivation expenses can be deducted. कल्टीवेशन के अलावा वाले खर्चे माइनस हो जाएंगे। कौन से खर्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लैंड वाले नहीं होंगे, ये होंगे हमने कोई अकाउंटेंट रखा होगा जो हमारे काम करके दे रहा होगा, हमने कोई मार्केटिंग का बंदा रखा होगा, वो हमारे चावलों की मार्केटिंग करता होगा, ये वो वाले खर्चे होंगे। वो खर्चे माइनस करने की जरूरत है। कौन से खर्चे पेपर में गिवन हो तो आपने उनको इग्नोर करके फेयर वैल्यू माइनस करनी है? कल्टीवेशन के खर्चे गिवन होंगे तो आपने उनको इग्नोर करके फेयर वैल्यू माइनस करनी है। लेकिन अगर कल्टीवेशन के गिवन ही नहीं खर्चे और उसके अलावा कोई खर्चे गिवन है, वो माइनस करने की जरूरत है। तो ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड, ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड। ये 312.5 हो गया। अगली बात, नो अदर कल्टीवेशन एक्सपेंसेस शैल बी डिडक्टेड। ये जो मैंने क्रॉस किया, नो अदर कल्टीवेशन एक्सपेंसेस शैल बी डिडक्टेड। और हाउएवर अदर देन कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कैन बी डिडक्टेड, ये माइनस हो सकते हैं। चलें जी, ये पॉइंट भी हमारा खत्म हुआ। अब इसमें छोटी सी बहस है कि फेयर वैल्यू होती क्या है। तो अगर कोई चीज़ बाजार में बिकती है तो उसकी फेयर वैल्यू वही होगी जो बाजार में बिकती है। और अगर आप कोई ऐसा सीड ले आए हैं, कोई ऐसी चीज़ ले आए हैं जो बाहर के मुल्क से आप लाए हैं और अभी पाकिस्तान में उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी फेयर वैल्यू निकल नहीं सकती। तो मजबूरन जिन चीज़ों को मैंने काटा है उन्हीं चीज़ों को जमा करके इसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी। तो अगर तो किसी चीज़ की फेयर वैल्यू पता चल सकती है तो फिर तो उसकी फेयर वैल्यू ही लो। लेकिन अगर किसी चीज़ की फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती तो मजबूरन जिनको मैंने काटा है उनको जमा कर लो, उनको जमा करके उस चीज़ की क्या निकल आएगी? फेयर वैल्यू। तो ऐसा वैसे बहुत अनकॉमन होता है कि चीज़ की फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके, क्योंकि चीज़ों की फेयर वैल्यू बड़ी रेडीली अवेलेबल होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट इन रॉ फॉर्म, अगर प्रोड्यूस रॉ फॉर्म में बिकती है, जैसे ब्राउन कलर का चावल रॉ फॉर्म में बाजार में बिकता है, आपको नहीं मिलता दुकानों से लेकिन होलसेलर डीलर्स को मिलता है, तो ब्राउन कलर का चावल अगर बाजार में बिकता है बहुत अच्छी बात है। या अगर नहीं भी बिकता और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर इट टू फिट टू बी टेकन टू मार्केट, जो कल वाली बात की थी। या फिर अखरोट तो नहीं बिकता, अखरोट के खोल के साथ तो नहीं बिकता, खोल के बगैर अखरोट बिकता है, तो वो प्रोसेस जरूरी होता है उसको बाजार में लेके जाने के लिए। तो कोई चीज अगर बाजार में एज इट इज बिक जाती है या उस पे ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करें जिससे बाजार लेके जाने के काबिल हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस चीज के फेयर वैल्यू निकालने में कोई मसला नहीं है, बिकॉज इट इज सोल्ड इन मार्केट, ये मार्केट में बिक रही है। तो मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस, जो जब बिजनेस में रॉ मटेरियल के तौर पे आपने यूज की उसी वक्त इसकी फेयर वैल्यू ले ली जाएगी। लेकिन अगर इन एनी अदर केस का क्या मतलब होता है? इफ प्रोड्यूस इज नॉट, ऊपर वाली लाइन की उल्टी इंग्लिश लिख लेते हैं ना, इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, अगर मार्केट में नहीं बिक रही तो फिर मार्केट की कीमत पता है? वो बोले हैं पता है, फिर क्या करें? मार्केट प्राइस इज सम ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, सीड, वाटर, स्प्रे। तो एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन जमा कर लें और लैंड का किराया जमा कर लें, ये भी तो खर्चा है एक। एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन जमा कर लें और लैंड का किराया जमा कर लें, तो फेयर वैल्यू की बजाय ये माइनस करने की जरूरत होगी। अच्छा, लैंड के किराए में थोड़ी तफसील है। लैंड जरूरी नहीं आपकी किराए की हो सकता है आपकी अपनी लैंड हो, चाहे आपकी अपनी लैंड हो चाहे किराए की लैंड हो, दोनों सूरतों में आपने लैंड का किराया माइनस करना है,
क्योंकि लॉ मेकर इस पॉइंट में आपको बेनिफिट देना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा आपके खर्चे होंगे, ज्यादा खर्चे होंगे, प्रॉफिट कम आएगा, आपका टैक्स कम बनेगा, क्योंकि आप बड़ा नेक काम करें, आपने लैंड पे भी लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, आपने फैक्ट्री खोल के भी लोगों को नौकरियां दी हैं, तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इफ फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन पेपर में हम सीड का खर्चा, वाटर का खर्चा, स्प्रे का खर्चा प्लस लैंड का रेंट भी जमा करेंगे, चाहे हमारी ओन्ड लैंड ही क्यों ना हो, फिर भी एक बेनिफिट मिलेगा, लैंड का रेंट भी माइनस करने की इजाजत है। तो जितने पैसे आप सीड के, वाटर के, स्प्रे के या किसानों को लेबर के पैसे दे रहे हैं जमा लैंड का रेंट, ये सारे खर्चे जमा करेंगे। दिस विल बी माय कॉस्ट इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू, बट दैट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू। तो लैंड के रेंट में उसने तफसील लिखी हुई है कि जरूरी नहीं लैंड आपने रेंट पे लियो, फिर भी लैंड का रेंट आप कल्टीवेशन के खर्चों के साथ जमा कर देना। द लैंड रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच द प्रोड्यूस इज ग्रोन, जिस इलाके में आपकी प्रोड्यूस ग्रो हो रही है उस इलाके में ज़रा पता चला लें कि लैंड का जो है वो रेंट कितना चल रहा है। जो लैंड का रेंट चल रहा है वो सारा का सारा आपको माइनस करने की इजाज़त है। आप बताएं सेल में से फेयर वैल्यू माइनस करेंगे? नहीं। अब पेपर में सवाल दो किस्म का आ सकता है। एक सवाल यह आ सकता है कि फेयर वैल्यू भी गिवन हो और ये वाले खर्चे भी गिवन हो, तो फिर हम ये वाले खर्चे इग्नोर करके फेयर वैल्यू माइनस कर देंगे। एक पेपर में सवाल आ सकता है कि फेयर वैल्यू गिवन ही ना हो, तो फिर तो शायद वो ऐसी चीज होगी जो बाजार में नहीं बिकती, तो फिर ऐसी सूरत में फिर फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, शुक्र है वो तो टेंशन ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को जमा करेंगे और लैंड का रेंट भी दीवानावा ढूंढेंगे और लैंड का रेंट भी जमा करके फिर ओवरऑल फिगर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डन। तो ये दो सिनेरियो से बस, इसकी इंशाल्लाह रिवीजन हम और करेंगे, कोई एक दो सवाल और। एक सवाल तो हमने ये कर लिया बदीन वाला। अच्छा, कॉपीज आप लाए हो बांटने के लिए? अभी बैठ से 5 सफ़े हैं टोटल, 4। ओके जी, एग्रीकल्चर इनकम को रिवाइज करें। एग्रीकल्चर इनकम माफ है। सवाल ये एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? वो कर, ये किधर गए हैं पेन सारे, इनको ज़रा देख लेना क्लास के बाद। सवाल ये एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? एग्रीकल्चर इनकम होती ये है कि आप अपने बाग लगा लें और उससे रेवेन्यू कमाएं, खुद ना लगाएं बाग, किसी को रेंट पे दे दें और उससे रेंट कमाएं, ये एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन दो शर्तें हैं, लैंड आपकी पाकिस्तान में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइडर है, जो बंदा अखरोट से खोल उतार के दे रहा था जैसे कल, तो उसकी सर्विस इनकम भी माफ है, क्योंकि वो कोई चीज कास्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उतार के दे रहा है, उसकी सर्विस इनकम भी माफ है अगर आप उसे सर्विसेज का किराया इन काइंड पे करें, और उसके बाद जब वो खोल उतर जाएं वो अखरोट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी आ जाएं और कल्टीवेटर के पास भी आ जाएं, तो अब ये दोनों लोग लेके जाएं बाजार में और बाजार में लेके जाके इनको बेच दें, वो बेचना भी माफ है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि लैंड के करीब जो बिल्डिंग होती है उसकी इनकम भी माफ है, अगर बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर रहा है कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, और बिल्डिंग करीब करीब है और बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही है। ओके, अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि अगर आपकी लैंड भी हो और आपकी फैक्ट्री भी हो और आप अपनी लैंड से अपनी फैक्ट्री में चीज़ें लाके डाल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो चीज़ें लाके डाली उनकी क्या माइनस करने की इजाज़त है, फेयर वैल्यू, इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। लेकिन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको फिर भी माइनस करने की इजाज़त होगी, जो आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है, मार्केटिंग के खर्चे हैं, बाकी खर्चे हैं आपके सफ़ेद चावल बेचने के, वो सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। ओके, एक पॉइंट हमारा रह गया था सेक्शन 50 में 2 का ए, ये रहता था। अच्छा मोहतरम, अब एक सवाल है, ये तरह सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ माँ ने नियत की है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान नौकरी करने के लिए भेजूंगी, अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आया तो वो बंदा अगर 3 शर्तें पूरी कर दे तो उसकी बाहर की इनकम माफ है, जब तक 3 साल उसके पूरे नहीं होते तब तक उसकी बाहर की इनकम माफ है। अगर उसका स्टे 3 साल से कम है अभी, और दूसरा वो नौकरी करने के लिए आया हुआ है, और तीसरा वो बाहर के पैसे पाकिस्तान ना लाए, तो 3 साल तक रहेगा अगर पाकिस्तान में, उसकी इनकम माफ है। अब अगर चौथे साल में भी रह गया तो फिर चौथे साल से फॉरेन इनकम क्या होनी शुरू हो जाएगी, टैक्सेबल होनी शुरू हो जाएगी। ये हमने बात पढ़ी थी। इसमें एक छोटी सी तफसील रह गई थी, वो था 2 का ए।
However, under the following circumstances, foreign income of an individual will be chargeable to tax. एक बंदा है जो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में नौकरी करने आया। उस बंदे ने पाकिस्तान में आके नौकरी शुरू कर दी और बाहर एक दुकान थी जिस पे बोतलें और बिस्किट और ये निम्को बेचता था जर्मनी के अंदर। अब इसकी बाहर वाली इनकम माफ है, अनलेस कि बाहर वाला पैसा कहां मंगवा ले, पाकिस्तान। ये दो एक्टिविटीज इस वक्त कर रहा था। ये पाकिस्तान में तनख्वाह कमा रहा था, बाहर के मुल्क में बिजनेस कर रहा था। इसके जहन में एक आइडिया आया पाकिस्तान आने की वजह से, पहले नहीं था इसके जहन में ये आइडिया कि मैं पाकिस्तान से आम खरीदूं, बाहर की दुकान पे रखवाऊं और वहां बेचूं। ये इनकम इसकी फुली टैक्सेबल है, चाहे आम बेच के पैसे पाकिस्तान मंगवाए या ना मंगवाए, क्योंकि इस इनकम के ओरिजिनेट होने की वजह क्या बनी, पाकिस्तान में आना। तो फिर ये इसकी इनकम हर सूरत में टैक्सेबल है। ये पॉइंट कभी आई के अपने टेस्ट नहीं किया, इसलिए इसको मैंने छोड़ा हुआ था। छोटा सा एक पॉइंट है, वो जरा पढ़ लेते हैं। However, under the following circumstances, foreign income will be chargeable to tax. Any income derived from a business of a person established outside Pakistan, established due to presence in Pakistan. बाहर आपने बिजनेस एस्टेब्लिश की है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से, क्योंकि आप कहां मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान में। तो और बाहर आपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से। इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई आपको ऐसी एक्टिविटी नजर आई जिसको आपने बाहर के मुल्क में शुरू कर दिया फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो इसकी मिसाल लिखें। मिस्टर जॉन इज सेलिंग मैंगोज ऑफ मुल्तान। मिस्टर जॉन is selling mangoes of Multan in his hometown Turkmenistan. अच्छा, in his hometown Germany. In his hometown Germany. तो पाकिस्तान से चीजें खरीद के अगर बाहर बेच रहे हैं तो डेट इज फॉरेन इनकम, बट डेट इज टैक्सेबल, चाहे वो पैसे मंगवाए या ना मंगवाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स के दो सेक्शन हमने रोक के रखे हुए हैं, हमारी ब्रेकें लगी हुई थी, सेक्शन 7 और 8, क्योंकि वो मेन सेक्शन है जिसकी बेस पे हमने फिर न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं। तो आप हज़रात तशरीफ़ ही नहीं ला रहे, अभी भी बहुत से हज़रात तशरीफ़ नहीं लाए हुए। फ़िलहाल आज तो मैं चैप्टर 2 शुरू करने लगा हूँ, कल से इंशाल्लाह फिर सेल्स टैक्स को रिज्यूम करते हैं। चैप्टर 2 निकालें। चैप्टर 2 में हम पहले 2 सफ़े पढ़ेंगे, फिर अगले 2 सफ़े उसकी रेपिटिशन है, फिर पीछे कोई 1-1.5 सफ़ा रह जाना है। अच्छा, तो ये नोट्स बांट दो भाई। ये पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड हो जाएंगे। ये कोई इस फॉर्म में आपके सामने जो है ना सफ़ा आ रहा होगा चैप्टर 2 का, ठीक। तो किताब में भी अवेलेबल है, तो अपने किताब वाले सफ़े को ही अपडेट कर लीजिएगा। तो जी, किसी को पेज ना मिलाओ। पार्लियामेंट क्या होती है जी? पार्लियामेंट अभी पेज मिल जाएगा, आप तक आएगा। पार्लियामेंट बता दें क्या होती है? नेशनल असेंबली और सेनेट। पार्लियामेंट में 2 किस्म के होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। इनको क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट को? हाउसेस। अच्छा जी, तो पार्लियामेंट की उर्दू क्या है? पार्लियामेंट की उर्दू मजलिसे शोरा नहीं, ट्राई करो, शूरा बोलो जरा दोबारा, शूरा। तो पार्लियामेंट की उर्दू है मजलिस शूरा।
इसमें नेशनल असेंबली भी होती है और सेनेट भी होती है। अब ये सफ़ों पे आपके लिखा हुआ है, और ऑनलाइन वाले हजरात जो है वो ये जो सफ़े अपलोड हुए हैं जो तो उनसे देख के खुद लिख लें। तो पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं जी, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली में आपको पता है हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, और सेनेट में हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी अगर 200 बंदे हैं तो 50 50 50 50 होंगे, लेकिन अगर नेशनल असेंबली है तो हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेरे ख्याल से पंजाब की शायद सबसे ज़्यादा है नेशनल असेंबली में, तो पॉपुलेशन के अतबार से, तो इसलिए नेशनल असेंबली में हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। बहरहाल इस चैप्टर के अतबार से ये बात जानने की ज़रूरी नहीं थी। और कोई तफसील आपको पता हो नेशनल असेंबली और सेनेट के बारे में? चेयरमैन कहाँ होता है और स्पीकर कहाँ होता है? स्पीकर नेशनल असेंबली, अक्सर आपने सुना होगा स्पीकर नेशनल असेंबली, तो फिर चेयरमैन कहाँ होता है? सेनेट में होता है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आप मोटे मोटे पतले पतले लोगों को बताएं। तो इस चैप्टर में दो बास्केट्स हैं, एक है एफसीएफ की बास्केट और एक है पीएएफ की बास्केट। एफसीएफ की बास्केट से मुराद है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। फेडरल लेवल पे जो पैसे कंसोलिडेट होते हैं वो फंड के तौर पे बास्केट में डाल दिए जाते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और दूसरा है पब्लिक अकाउंट फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। इस बास्केट में 3 रास्ते से पैसे आते हैं। एक तो टैक्सेस जो हम लोग जमा कराते हैं, वो हुकूमत के लिए इनकम होती है। भाईजान देखना है इधर वरना चले जाएं। जो टैक्सेस हम जमा करवाते हैं हुकूमत को वो इस बास्केट में पड़े होते हैं। हम हुकूमत हैं, हम लोन रेज करें, अमेरिका से लोन लिया वो इधर पड़ा हुआ है। हमारा लेवल बढ़ गया, हम लोन देने वाले बन गए और हमने लोन दिया श्रीलंका के हालात देख के उसको, और फिर श्रीलंका ने हमें लोन वापस किया। तो रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन टू सिरी। तो सिरी को हमने लोन दिया था, तो श्रीलंका को हमने लोन दिया था, उसने वापस कर दिया, तो ये भी इनफ्लो है। तो इस बास्केट में 3 किस्म के पैसे पड़े होंगे। नंबर 1 हमारे टैक्सेस, हम जो बाहर के मुल्कों से लोन लें, और तीसरा जो हमने लोन किसी को दिया है वो बंदा क्या कर दे? वापस कर दे। ये 3 किस्म के इनफ्लोज इस बास्केट में होंगे। गवर्नमेंट वन अ केस, हुकूमत ने केस जीता, तो हुकूमत ने कोई केस जीता तो उसके पैसे इस बास्केट में पड़े होंगे। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने हुकूमत के खिलाफ कोई केस कर दिया, बाद में आप हार गए, हुकूमत जीत गई, तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े खड़े आपको पैसे जमा कराने पड़े, तो वो पैसे भी इस बास्केट में पड़े होंगे। तो इस बास्केट का नाम है पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। अच्छा, इस सारे को आपने साथ साथ याद करना है। हर 10 मिनट बाद हम ब्रेक लेंगे और इसको साथ साथ याद करेंगे। एफसीएफ की बास्केट में क्या आएगा जी? रेवेन्यूज। रेवेन्यूज से मुराद है हमारे टैक्सेस, ऑल रेवेन्यूज, हमारे टैक्सेस वगैरह, और जो लोन ले रहे हैं। और पीएफ की बास्केट में अदर पैसे आएंगे। अदर में अभी देखते हैं कौन से पैसे। ऑल इन का क्या मतलब है? इस बास्केट में भी मैं बात करने लगा हूं कौन से पैसे आने हैं। इन ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, रेवेन्यूज से क्या मुराद है? टैक्सेस नहीं, रेवेन्यू से मुराद टैक्सेस नहीं है, वो लोन रेज नहीं है, वो लोन रेज अलग चीज है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की वापसी हुई, शेल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। ये किस बास्केट में डाल दिया जाएगा? एफसीएफ की बास्केट में। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये तो ऐसी रेपिटेशन थे। ऑल अदर मनी रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट यानी कौन सी? फिर बताओ ना। और डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत केस जीती और डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ पैसे जमा करवाया, हुकूमत ने केस जीता तो सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करा दिए गए। शेल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। चलें जी, याद कर लें।
all revenue received, all loan raised and amount received in repayment of loan shall be credited to FCF. All other monies received by government and amount deposited with Supreme Court shall be credited to PAF. अगला सवाल, इन दोनों बास्केट्स के अंदर जो खजाने पड़े हैं उसकी चाबियां किसके पास हैं? क्योंकि इसमें से पेमेंट्स होनी है, तो पेमेंट करनी पड़नी है, तो उनकी इस खजाने की चाबियां फिर किसके पास हैं? कस्टडी, कब्जा। द कस्टडी ऑफ FCF एंड PAF एंड द पेमेंट्स, इसमें से पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स, एक ही बात है, पेमेंट विड्रॉल, पैसे निकलवाना, एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स shall be regulated by act of मजलिसे शूरा। मजलिसे शूरा बताएगी क्या करें, यानी दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट बताएंगे क्या करें, ये किसके पास कस्टडी हो, और इसके फाइनल रूल्स बनाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब कि ये कस्टडी किसके पास होनी चाहिए। तो मजलिसे शूरा में वो किसी की जिम्मेदारी लगा देंगे, बस ये होगा। तो द कस्टडी ऑफ FCF एंड द कस्टडी ऑफ PAF एंड द पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स shall be regulated by act of मजलिस शूरा, इस मद में कानून बनाएगी, और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट इसमें रूल बना देगा। अच्छा, अब आप 80 को नहीं पढ़ेंगे, 81 में आ जाएंगे। 81 आउटफ्लो, खोया, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन FCF। ये इधर देखें, टूटी लगाने लगे अब हम यहां, एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF। कई दफा सादगी में ऐसे होता है कि शादी हो रही होती है, उधर ड्रम पड़ा होता है, उसमें चाय पड़ी होती है, लोग जज्बात में आके हाथ धोने चले जाते हैं टूटी खोल के। हुआ है कभी, देखे ऐसे? अच्छा, फिर धुल ही जाते हैं। ओके, तो एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF की बास्केट से आपने कौन कौन से खर्चे पूरे करने हैं? तो FCF की बास्केट से आप प्रेसिडेंट साहब को तनख्वाह दे दें पाकिस्तान के, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनख्वाह दे दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनख्वाह दे दें, आप चीफ इलेक्शन कमीशन को तनख्वाह दे दें, कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह दे दें, आप तनख्वाह दे दें सेनेट के अंदर, कौन होंगे बोलें जल्दी? चेयरमैन। सेनेट में चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, उनको तनख्वाह दे दें, और नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, उनको तनख्वाह दे दें, और आप तनख्वाह देते हैं ऑडिटर जनरल को, ये भी कोई ओहदा है जो जनरल ऑडिट करता है लोगों के, इन लोगों की तनख्वाह, इन लोगों की तनख्वाह, पॉइंट ए। पॉइंट बी होगा इनके दफ्तरों के एडमिन एक्सपेंसेस, इनके दफ्तरों के बिजली के बिल वगैरह और बाकी सारी चीजें। फिर अगला पॉइंट होगा, ये जो आपने लोन लिया हुआ है, इस लोन का आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, इस लोन पे आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, इस लोन का आपने प्रिंसिपल भी वापस करना है, और अदर खर्चे भी होंगे लोन रेस करने के। जैसे पूरा वफद आपको जाता है पता है लोन लेने के लिए, प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है, उसकी बीवी भी गई हुई है, उसके बच्चे भी गए हुए हैं लोन लेने के लिए, और 10-15 मुशीर भी साथ बैठाए हुए हैं, क्या है जी पूरी बारात जा रही है लोन लेने के लिए। तो अदर एक्सपेंसेस, जेट तैयारा कराया हुआ है, स्पेशल चार्टर तैयारा, तो ये भी खर्चे सारे होंगे लोन लेने के लिए। तो ये सारे खर्चे भी किस बास्केट से निकाले जाएंगे? इसी बास्केट से। तो हुकूमत केस हारी, हुकूमत केस हारी, तो पैसे आ इधर रहे थे केस जीतने पे, लेकिन अगर केस हारेगी तो पैसे इधर से जाएंगे। तो अब आप मुझे बता दें कौन कौन से खर्चे यहां से होंगे। नंबर 1, प्रेसिडेंट की तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, चेयरमैन की तनख्वाह, स्पीकर की तनख्वाह, और ऑडिटर जनरल की तनख्वाह, और एडमिन एक्सपेंसेस इन सब के दफ्तरों के, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, और इसके बाद इस लोन पर जो इंटरेस्ट हमने पे करना है,
नंबर 2, इस लोन का प्रिंसिपल हमने वापस करना है। नंबर 3, अदर चार्जेस इन रिलेशन टू लोन, और इन द एंड हुकूमत कोई केस हारी। तो ये सारे पैसे भी किस बास्केट से निकाले जाएंगे? इसका मुश्किल सा नाम सुन लें, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। एक्सपेंसेस चार्ज्ड निकल रहे हैं, एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं हो रहे, चार्ज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है मुल्क का लॉ। एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। याद हो गया ये भी। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल बी चार्ज्ड, चार्ज का क्या मतलब है? शैल बी चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। द रेम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट साहब एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, उसके दफ्तर के खर्चे। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ, एंड ऑडिटर जनरल। ये तो इनकी तनख्वाहें होगी, हाईलाइट कर लें। रेम्यूनरेशन, ये तो इनकी तनख्वाहें होगी। रेम्यूनरेशन, रेशन। नेक्स्ट, द एडमिन एक्सपेंसेस, क्या क्या? इंक्लूडिंग द तनख्वाहें ऑफ ऑफिसर्स एंड मुलाजमीन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वाले ऑफिसर्स एंड मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑफिसर्स एंड मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, ऑफिसर्स और सर्वेंट्स की तनख्वाहें ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहां ऑफिस का लफ्ज यूज हुआ है, यहां डिपार्टमेंट का लफ्ज यूज हुआ है। द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स की तनख्वाहें ऑफ सेक्रेटेरिएट होते हैं दफातर, दफातर ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। तो इस दफ्तर के लिए उसने लफ्ज यूज किया डिपार्टमेंट, इसके दफ्तर के लिए उसने लफ्ज यूज किया ऑफिस, और इसके दफातर के लिए उसने लफ्ज यूज किया सेक्रेटेरिएट्स। तो इन सब के मुलाजमीन की तनख्वाहें हाईलाइट कर लें, ये भी रिम्यूनरेशंस हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट की अपनी रिम्यूनरेशन है, ये चीफ इलेक्शन और ऑडिटर जनरल की अपनी रिम्यूनरेशन है, और ये उनके मुलाजमीन की रिम्यूनरेशंस है। तीसरा पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट वगैरह, इन सबको ना डेट चार्जेस कहते हैं, डेट चार्जेस। यार ये बंद कर दो, कुछ ज्यादा ही मरी बना हुआ है, एक बंद कर दो जरा थोड़ी देर के लिए। डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, चलो रहने दो, डेट चार्जेस देखते हैं क्या होता है। डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से मतलब प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। अदर एक्सपेंसेस से मैंने आपको बता दिया, चार्टर तैयार कराया है, जेट तैयार कराया है। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन, पूरी बारात लेके गए हैं, क्यों लाए हैं? शादी है नहीं जी, लोन लेना है। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, अगला काट दें, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। तो कौन कौन से खर्चे अब होंगे डेट चार्जेस के नाम से? नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लोन, और नंबर 4 रिडेम्पशन ऑफ डेट। एक बनेगी एनुअल बजट स्टेटमेंट, उसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स होंगी, हुकूमत की, और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होंगे। सालाना बजट स्टेटमेंट एक बना करेगी जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स होंगे और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होंगे। और ये सालाना बजट स्टेटमेंट कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। और किसके सामने पेश करेगी? नेशनल असेंबली के सामने। ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है
फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर नेशनल असेंबली। हैन ले एग, ओनर के सामने अपने, हैन ले एग, तो मुर्गी अंडे देती है ओनर के सामने। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने बजट देगी, बजट देगी, अंडे नहीं देगी, बजट देगी। कौन किसके सामने बजट देगा? फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने जाकर अंडे देगी, बजट देगी। हर साल देगी, पढ़े, इन ईच फाइनेंशियल ईयर, 21 दिनों बाद नहीं, हर साल, इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल फेडरल गवर्नमेंट देगी किसके सामने? क्या देगी? अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसका नाम क्या होगा? वाइट एग, वाइट एग। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। ये डायग्राम बनना शुरू हो रही है, ये यहां पे जाके एंड होगी। ये बना ले, लेफ्ट साइड पे जो खाली सफ़े है ना किताब पे, आपकी किताब में भी रखा हुआ है, किताब में उसके भी पैसे लिए हैं उस सफ़े के, उसको यूज करें। अल्लाह आपके भाग लगाए, जल्दी यूज। पढ़ पढ़ के लुट मचा दी 2-3 दिन। जरा हाथ खड़ा करें, एक्सेलेंट। ईद का तीसरा दिन था और आप रो रहे थे बैठ के कि दिन जाया हो गया। हाथ खड़ा करें, वो लोग हाथ खड़ा करें जो रो भी नहीं रहे थे। ये हद होती है। उल्लामा इकबाल ने किसके लिए कहा था खुदी को कर बुलंद इतना? किसके लिए? अच्छा चलो, शाहीन के लिए कह दिया था। ठीक है, शाहीन पहुंचा हुआ आसमानों में। हर साल कौन किसके सामने क्या पेश करेगा? नहीं, एक स्टेटमेंट पेश करेगी जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंसेस होंगे। उस स्टेटमेंट का नाम हर साल फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करेगी नेशनल असेंबली के सामने स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। अच्छा जी, इसमें खर्चे दो किस्म के होंगे। खर्चे दो किस्म के होंगे। एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ, और अदर एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे सड़कें बनाना, शहबाज शरीफ, मिसाल के तौर पे सड़कें बनाना, तो क्या सड़कें बनाने का खर्चा इधर कवर हो रहा था? क्या ब्रिज बनाने का खर्चा इधर कवर हो रहा था? तो इसका मतलब है खर्चे तो सिर्फ वो तो नहीं है जो 81 वाले हैं, और भी तो खर्चे हैं। सिर्फ 81 वाले खर्चे तो खर्चे नहीं है, और भी तो खर्चे हैं। तो खर्चे कितने किस्म के होंगे? दो किस्म के। नंबर 1 81 वाले, और अदर से क्या मुराद है? 81 के अलावा जितने सारे हैं, चाहे वो खर्चे बनाने हो, चाहे वो कोई मसला हो, चाहे वो सेहत के लिए खर्चा रखना हो, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए खर्चा रखना हो, वो सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस। फील करें मुल्की लेवल पे आ रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहाँ एक मुलाजिम की तनख्वाह निकाल रहे होते थे और कहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सालाना बजट स्टेटमेंट। अच्छा, ये दो फिक्रें हैं, दोनों फिक्रों का आपने मुझे मतलब बताना है कि सेम है या डिफरेंट है। घर में जाके आपने कहा आई कैप की सालाना फीस 4000 रुपये है, एक ये फिक्र है।
4000 है, कितनी है वैसे? 2200। आई कैप की सालाना सब्सक्रिप्शन फीस 2200 है। एक ये फिक्र है। दूसरा ये फिक्र है मैं सालाना फीस पे कर लूं, मुझे इसके लिए 2200 चाहिए। दोनों फिक्रों का मतलब सेम है, लेकिन अंग्रेजी दूसरी वाली या उर्दू दूसरी वाली थोड़ी मुश्किल है। तो ये दूसरी वाली अंग्रेजी हम यूज करने लगे हैं। सालाना बजट स्टेटमेंट में बताया जाएगा कितने पैसे चाहिए एफसीएफ की बास्केट के जो खर्चे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इस पे चार्ज किए हैं उनके लिए, वो कौन से वाले होंगे? 81 वाले। और कितने पैसे चाहिए टू मीट अदर एक्सपेंसेस सजेस्टेड टू बी मेड फ्रॉम एफसीएफ। ये जो खर्चे हैं ना, ये एफसीएफ की बास्केट के ऊपर जो चार्ज किए जा रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इन खर्चों को कौन से वाले खर्चे कहेंगे? 81 वाले। और ये नीचे वाले खर्चे कौन से होंगे जो अदर एक्सपेंसेस हैं? ये सड़कें बनाने वाले खर्चे होंगे। अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए फॉर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर या टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चार्ज किए हैं किस पे? एफसीएफ ने। एफसीएफ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से खर्चे चार्ज किए हैं? ये वाले। इनके लिए कितने पैसे चाहिए और इसके अलावा अदर खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये जो 2 का ए और बी है ना, इसकी उर्दू लिखी हुई है सफे के एंड पे। 2 का ए और 2 का बी, इनको सेक्शंस नहीं कहते, इनको आर्टिकल कहते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड की उर्दू है कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, और अदर एक्सपेंसेस जैसे सड़कें वगैरह बनाना के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। ये किस में लिखा होगा? एनुअल बजट स्टेटमेंट में लिखा होगा कि इसके लिए कितने पैसे चाहिए और इसके लिए कितने पैसे चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। नहीं, रेवेन्यू एंड अदर एक्सपेंसेस से मुराद ये नहीं है कि ये रेवेन्यू है ये अदर है। रेवेन्यू एंड अदर एक्सपेंसेस से मुराद है, एक होते हैं डे टू डे के खर्चे और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सड़क बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बिजली का बिल डे टू डे का खर्चा। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो अलग से बताए जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस से यहां मुराद है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज्यादा का फायदा देती है। एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस से मुराद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, अब नेशनल असेंबली के अंदर जब ये सारी चीजें पेश हो जाएंगी तो अगला काम क्या होगा? इन पर डिस्कशन होगी कि भाईजान ये प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाह इतनी क्यों है, इतनी क्यों नहीं। लेकिन वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन होगी बट नो वोटिंग। वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग का मतलब यह कि हाथ खड़े करके जो है वो ये नहीं कहा जाएगा हाथ खड़े करो इस तनख्वाह पे कितने लोग राजी हैं, बल्कि डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर खुद ही डिसाइड कर लेगा कि तनख्वाह मैंने कितनी रखनी है। तो डिस्कशन होगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी। जैसे टीचर है, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, आप आगे से जवाब दे रही है, इन द एंड जो टीचर ने डिसाइड करना है वो खुद कर ले। वो ये ना चलो भी अब आप हाथ खड़े करो फाइनल डिसीजन के लिए, नहीं, बट डिस्कशन करके आपका मशवरा ले लिया जाएगा, उसके बाद डिसाइड टीचर खुद ही करेगा। तो डिस्कशन कर ली जाएगी, वोटिंग नहीं होगी। लेकिन इधर रिक्वेस्ट की जाएगी असेंबली के सामने फॉर रेजिंग ग्रांट, खुदा के लिए पैसे ग्रांट करो, हमें पैसे दो। अब वो ग्रांट कैसे आए? वो ग्रांट टैक्सेस बढ़ा के भी आ सकती है, वो ग्रांट लोन रेज करके भी आ सकती है। रिक्वेस्ट की जाएगी फॉर रेजिंग ग्रांट। ये तो सारा हो गया प्रोसीजर। क्या हो गया? प्रोसीजर। प्रोसीजर पढ़ लें, फिर सारा सफा 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं और रिवाइज करते हैं, याद करते हैं बल्कि। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ इन एनुअल बजट स्टेटमेंट।
ये वाले expenses charged on FCF in annual budget statement shall be discussed in इनको नेशनल असेंबली में डिस्कस किया जाएगा. However, a voting will not be required. Other expenses in annual budget statement, इसको इस तरह पढ़ना है आपने, याद होता रहेगा. Other expenses in annual budget statement. Other expenses shall be submitted to National Assembly for raising a grant. रिक्वेस्ट की जाएगी इसके लिए ग्रांट हमें दो, पैसे लेने दो, लोगों से टैक्स इकट्ठा करने दो, पैसे ग्रांट लेने दो. The assembly may or may not agree to the demand. असेंबली हो सकता है इस डिमांड को मान जाए, हो सकता है डिमांड को ना माने. डिमांड का मतलब रिक्वेस्ट होता है. असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द रिक्वेस्ट. हो सकता है असेंबली मान जाए, हो सकता है असेंबली ना माने सड़कें बनाने के लिए. इट मे ऑल्सो, और ये भी कह सकती है कि तुम जो पैसे डिमांड करे वो बहुत ज्यादा, इससे थोड़े कम करो. इट मे ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड. और डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट जो डिमांड रिकमेंड करेगी तो उसी को सामने रख के चला जाएगा. तो ये जो ग्रांट वाली बात है ना पॉइंट 2 में, सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे ताकि ग्रांट ली जाए. असेंबली शायद माने शायद ना माने. पॉइंट 3 तो आसान है. डिमांड यानी रिक्वेस्ट कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट इसमें अपनी सजेशन देगी, उसी के मुताबिक फिर असेंबली में बैठे हुए सारे लोग डिसाइड करेंगे. फेडरल गवर्नमेंट PMLN की है इस वक्त, और असेंबली में बैठे हुए आपको पता है हर पार्टी के बंदे हैं, तो उनके मशवरे से ये बात तय की जाएगी. लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी डिस्कशन हो रही हो, अगर इन द एंड अगर वोटिंग भी करानी पड़े, इधर तो वोटिंग भी करानी पड़ सकती है, तो वोटिंग में उसी पार्टी के बंदे ज़्यादा बैठे होते हैं जो जिसकी हुकूमत है. चलें जी, याद करें आप सारा. ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल, अच्छा आप लोग आगे जाने, ये मुझे बता दें, मेरे साथ जाने या आगे जाने? साथ चलें फिर. ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेज्ड, ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन शैल बी, फील करें, शैल बी क्रेडिटेड टू FCF. शैल बी क्रेडिटेड टू FCF. दूसरी बात, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एंड अमाउंट्स रिसीव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. अब फील कीजिएगा, ये पॉइंट आपके अंदर चला जाएगा. शैल बी क्रेडिटेड टू PF. एंड ऐसे मुंह से निकल गया था, तूने भी बोल दिया. अच्छा जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट छोड़ें, उसके बाद हम कस्टडी की तरफ आए. पहले चलें कस्टडी कर लें. द कस्टडी ऑफ FCF एंड PF शैल बी रेगुलेटेड बाय, जल्दी शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिसे शूरा और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय मुल्क का लॉ. एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इन खर्चों को कहते हैं एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF बाय मुल्क का लॉ. वो सारे एक्सपेंसेस हैं, रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो गए हैं. हो गए नहीं हो गए? हो गए हैं याद. इसमें से 3-4 बातें हैं वो अलग अलग याद करनी पड़ेंगी. ठीक है. इंटरेस्ट है, कैपिटल की रीपेमेंट का लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है, और डेट की रीपेमेंट का लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है, रिडेम्पशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और अदर एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग लोन लिखा हुआ है. अब एनुअल बजट स्टेटमेंट, हर साल फेडरल गवर्नमेंट शैल lay before the a statement of estimated receipts and expenses. It is called as annual budget statement. अच्छा जी, अब annual budget statement के अंदर the annual budget shall show separately amount required to meet the expenses charged upon FCF and amount required to meet the other expenses, and shall distinguish between revenue and capital expenditure. प्रोसीजर, वो वाला पॉइंट शायद बता रहा था एनुअल बजट स्टेटमेंट होती क्या है, यहां तक उसने बताया था. अब शायद आगे शुरू हो गया प्रोसीजर. अब ये वाली फिक्रा आपने यहीं से निकाल के पढ़ लेना है. एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन FCF इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली, हाउएवर अ वोटिंग विल, and other expenses mentioned in annual budget statement
shall be, या क्या लिखा हुआ है, submitted to National Assembly for raising grant. The Assembly may or may not, or Assembly may reduce the grant, and the demand can be made with the suggestion of federal government. Clear? Okay. अब एक शेड्यूल बनेगा, नया लफ्ज शेड्यूल बनेगा, और शेड्यूल को पीएम क्या कर देगा, साइन। एक शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल को पीएम साइन कर देगा। साइन करने के बाद शेड्यूल will be again laid before National Assembly. शेड्यूल विल बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली। ये शेड्यूल नेशनल असेंबली के पास चला जाएगा ताकि नेशनल असेंबली को तसल्ली हो जाए कि जो सारी एग्री हुई थी चीजें उसी के मुताबिक साइन हुए हैं या उससे कोई अलग हटके चीजें साइन हुई हैं। तो नेशनल असेंबली की तसल्ली के लिए ये साइन हुआ हुआ शेड्यूल दोबारा किसके पास चला जाएगा, नेशनल असेंबली के पास। अब नो डिस्कशन एंड नो वोटिंग, ना अब डिस्कशन होगी और ना अब वोटिंग होगी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि साइन हुई हुई चीज जरा दोबारा भेज दो नेशनल असेंबली में। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ ज्यादा का फायदा देता है। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट से मुराद है जो आप समझ लो प्राइम मिनिस्टर। अगली हेडिंग है जी ऑथेंटिकेशन। द पीएम शेल साइन अ शेड्यूल, द पीएम शेल साइन अ शेड्यूल। अब आपने शेड्यूल का लफ्ज पढ़ के ना ये रिवर्स गियर मारना है, शेड्यूल का लफ्ज पढ़ के रिवर्स गियर मारना है। द पीएम शेल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। द पीएम शेल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। सड़कें वाला, द पीएम शेल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग द अमाउंट, अब अंग्रेजी वही उसने लिख दी मुश्किल वाली, amount required for expenses charged on FCF. The schedule shall specify the amount required for expenses charged upon FCF. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो नेशनल असेंबली में ले बिफोर हुआ था उससे ज्यादा प्रेसिडेंट की तनख्वाह नहीं हो सकती। जितना ले बिफोर हुआ था उतनी हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। या जो ले बिफोर हुआ था उसमें जो स्पीकर की तनख्वाह तय हो गई थी उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। ये जो चीजें हैं, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट previously laid before the, it shall not exceed, साइन हुई चीज, it shall not exceed the amount mentioned in statement previously laid before the national assembly। उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे बल्कि कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, ऑथेंटिकेट तो हो गया क्योंकि पीएम के क्या हो गए, साइन। The PM shall sign means authenticate हो गया। The authenticated schedule shall be again laid before the, लेकिन अब इसका नाम स्टेटमेंट नहीं होगा, अब इसका नाम क्या होगा, शेड्यूल। The schedule shall be laid before the National Assembly. It shall not be open for, and it shall not be open for vote। ना इस पे डिस्कशन होगी ना इस पे वोटिंग होगी। And in the end, पॉइंट 3 तो उसने ऐसे ही लिखा हुआ है, an expense from FCF, an expense from FCF shall be considered as authorized when above procedure is followed। खर्चा FCF से तब ऑथराइज समझा जाएगा जब ऊपर वाला सारा प्रोसीजर क्या हो जाए,
और अगर ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो ना हो तो फिर खर्चा ऑथराइज्ड नहीं समझा जाएगा। यहां पे जाकर मोहतरम हमारा ये जो पहला पोर्शन था ये ओवर हो गया। अब जो अगली बातें हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें हैं, जिनको पिछली डिस्कशन से लिंक तो हम कर सकते हैं लेकिन बातें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब 2-3 छोटे छोटे मसले रह गए हैं, टाइम हमारे पास ज़्यादा बच गया है। 2-3 छोटे छोटे मसले रह गए हैं। अगर साल के दौरान ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो सप्लीमेंट्री बजट आ जाएगा मेन बजट के अलावा। अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो या कोई मसला हो जाए तो 85 और 86 बताएगा साइन कौन करे। और इन द एंड 87 और 88 में हम पढ़ेंगे मजलिस शूरा के मुलाजमीन की तनख्वाह कौन देगा और उनको नौकरियों पे कौन रखेगा। बस ये 2 पॉइंट रह गए हैं, आगे कोई बात मुश्किल नहीं है, इसलिए यहाँ रुक के 83 को ज़रा याद कर लें। द PM शैल साइन आ शेड्यूल। अब रिवर्स गियर मारेंगे डायग्राम में। स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली एंड द अमाउंट required for expenses charged on FCF. It shall not exceed the amount mentioned in statement previously laid before the National Assembly. अब ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल पे साइन हो, क्या करें? साइन तो हो गए, आप क्या करें आगे बताएं। The authenticated schedule shall be again laid before the, now it shall not be open for discussion, it shall not be allowed for voting. अच्छा जी, अगर किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए, यानी तालीम के लिए पैसा रखा था वो कम पड़ गया 50 अरब, सेहत के लिए पैसा रखा था 20 अरब वो कम पड़ गया, सारे कांगड़ी पलवान निकले। इसी तरह जो है वो सिक्योरिटी के लिए पैसा रखा था वो कम पड़ गया, या नई सर्विस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, जंग लग गई, पहले से नहीं सोचा था, अब जंग लगी और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करें? तो एक बजट बनेगा, दोबारा जाके फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करे। किसके सामने ले बिफोर करे? नेशनल असेंबली के सामने ले बिफोर करे। व्हाइट एग या ब्लू एग? ब्लू एग ले बिफोर करे। इस ब्लू एग का नाम क्या होगा? सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर it is found that authorized expense for a service is insufficient, और पॉइंट बी में भी वही लाइन है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। authorized expense is insufficient or amount spent on any service exceed the amount granted. खर्चा बढ़ गया, जो पैसे ग्रांट किए थे वो कम थे, या दूसरे एंगल से बोले the authorized expense for a service is insufficient. खर्चा इनसफिशिएंट है, या एक और बोलने का तरीका, खर्चा बढ़ गया और ग्रांट के पैसे जो किए थे वो क्या है? कम में। या एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड, कोई जंग लग गई, कोई और मसला हो गया, न्यू सर्विस जंग लग गई, कोई और मसला हो गया, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल बजट, जो पहले से शामिल नहीं था। अब क्या करें यार? फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे खर्चे, किस बास्केट से? फेडरल गवर्नमेंट किस बास्केट से पैसे निकाले? इसके लिए करना क्या पड़ेगा ये बताएं, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फॉर दिस, बोले 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 जल्दी। फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर, किसके सामने ले बिफोर करें? क्या ले बिफोर करें? सप्लीमेंट्री, और ये लाइन तो वही है जो शुरू में आपने याद कर ली होगी, चलें ये याद कर लें। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड, if in a financial year it is found authorized expense for a service is insufficient, नीचे वाली लाइन भी साथ ही पढ़ लें, और amount spent exceed the amount granted, और expense for a new service is required, तो फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज कर देगी पैसे FCF की बास्केट से। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली क्या? अ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट। नहीं, सिर्फ उसके बारे में। एक सिनेरियो बन सकता है PM मौजूद नहीं है, साइन कौन करे? तो ऐसी सूरत में नेशनल असेंबली में जो बाकी लोग होंगे, PM बीमार हो गया, बाहर के मुल्क गया हुआ है, तो बाकी जो लोग होंगे नेशनल असेंबली में, जो PM आर्जी तौर पे किसी और को PM बना के चला जाता है, तो वो साइन कर दे। एक सूरत है कि नेशनल असेंबली ही नहीं है,
अगर नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है, एक तो सूरत है कि पीएम मौजूद नहीं है और नेशनल असम्बली है, और वर्स्ट सिनेरियो क्या है, नेशनल असम्बली सिरे से नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में कौन अप्रूवल दे खर्चों की, कौन साइन करे? फिर फेडरल गवर्नमेंट साइन करे। क्या मतलब, नेशनल असम्बली नहीं है, पीएम नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट कौन होगी? पाकिस्तान में आपको पता है फिर फेडरल गवर्नमेंट फौज के हाथ में अक्सर आ जाती है, तो फिर फौज के हाथ में जो गवर्नमेंट आई हुई है, फिर फौज वाले खुद ही साइन कर दें इसको। तो ये दो बातें होगी, ख़त्म हमारी। 85 और 86। शायद पीएम पाकिस्तान में नहीं है, शायद पीएम पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या करें जी? बोलें बोलें जल्दी। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी अब। द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा, मेक ग्रांट, नेशनल असेंबली ग्रांट कर दे पैसे फॉर एस्टिमेटेड खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 मंथ इंतजार करें, 4 मंथ के लिए अप्रूवल दे दें नेशनल असेंबली, और उसके 4 महीने में कौन वापस आ जाए? पीएम। इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग, आगे अपनी तरफ से डालें ड्यू टू पीएम एब्सेंस। ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल क्यों पेंडिंग है? ऊपर जाके देखें, ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल जरूरी है ना पीएम की तरफ से। इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग ड्यू टू पीएम एब्सेंस, पीएम की एब्सेंस की वजह से। बता दें जी, पीएम की एब्सेंस में कौन अपना रोल प्ले करेगा? पूरे साल के लिए या 4 महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ओके, नेक्स्ट, पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अब क्या है बोलें, असेंबली नहीं है, तो फिर कौन अप्रूवल दे दे? जिसके हाथ में फेडरल गवर्नमेंट है। अब वो देखें किसके हाथ में आती है। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, द फेडरल गवर्नमेंट, आगे अंग्रेजी वही है सारी, may authorize expenses from the FCF for estimated expenditures for a period of not more than 4 months in a financial year. If the authentication of schedule is pending, आगे लिखें due to absence of National Assembly। अब नेशनल असेंबली नहीं है सिरे से, तो ये स्काई ब्लू को हाईलाइट करके फौज लिख लें, स्काई ब्लू जो मैंने किया अभी, फेडरल गवर्नमेंट। तो फौज के हाथ में हुकूमत आ गया तो फिर फौज साइन कर दे। हो सकता है नेशनल असेंबली बनने वाली हो, और अगर नहीं बनी तो फिर तो फुल टाइम के लिए कर दें, 4 मंथ की बजाय। जो भी बनेगी, जो भी बनेगी, पहले निगरान हुकूमत बन जाए वो कर दे, जो भी चल रहा हो। अच्छा जी, पार्लियामेंट के दफ्तर बताएं कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट्स, दफातर कौन कौन से हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कोई ऑफिस बॉयज होंगे, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, कोई मुलाजमीन होंगे, कोई अकाउंटेंट होंगे, कोई इंजीनियर्स होंगे। उनको नौकरी किसने देनी है? ये हमारा पहला पॉइंट होगा। 87 और 88 होगा, उनके खर्चे कैसे कंट्रोल होंगे। बस ये 2 बातें हैं, उनको नौकरी किसने देनी है और खर्चे कैसे कंट्रोल होंगे। ईच हाउस, हाउस मैंने लिखा हुआ है, देखें क्या है, सेनेट और ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर, दोनों के दफ्तर अलग होंगे। सेनेट का दफ्तर अलग होगा और नेशनल असेंबली का दफ्तर। हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड, हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। मतलब क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड 2 जगह नौकरी नहीं कर सकता, वो गार्ड है क्या है, बला तो नहीं है, लेकिन एक इंजीनियर 2 जगह नौकरी कर सकता है। दोनों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चला रहा है, तो इंजीनियर दोनों जगह नौकरी कर सकते हैं। तो इंजीनियर आप लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख सकते हैं आगे मिसाल के तौर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाउएवर पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड, किसी बंदे को नौकरी दी जा सकती है जो कहाँ काम कर रहा हो, दोनों जगह काम कर रहा हो, ये पॉसिबल है। अच्छा, अगेन मसला ये चल रहा है कि नौकरियां किसने देनी है। तो भाईजान, मजलिस शूरा में रेगुलेट द हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, पर्सन्स को लिख लें एम्प्लॉइज। मजलिस शूरा में रेगुलेट द हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज। कौन से एम्प्लॉइज?
अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ। अब ये तो बड़ी वेग सी बात है कि मजलिस शूरा विल रेगुलेट, ये तो बड़ी वेग सी बात है। मजलिस शूरा में कौन होगा क्या, ये बड़ी वेग सी बात है। तो आगे उसने फिर बंदों के नाम बताए हैं। एक्चुअली ये होता है द स्पीकर और द चेयरमैन। मजलिस शूरा में किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, मजलिस शूरा तो एक इदारा है। तो द स्पीकर और द चेयरमैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट। वही रिक्रूटमेंट जो ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज जो अपॉइंट किए जाएंगे एज अ स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। तो पॉइंट 2 वेग है, 3 ने उसकी क्या दे दी है, तफसील दे दी। नौकरियां कौन देगा, असूली तौर पे नौकरियां देगा मजलिस शूरा, लेकिन हकीकत में मजलिस शूरा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए बंदे नौकरियां देंगे। वो कौन होंगे, स्पीकर और चेयरमैन। अच्छा जी, अगला सवाल यह है कि घर में आपके खर्चे कौन कंट्रोल करता है, अब्बू या अम्मी? कोई अब्बू बोल रहा है, अम्मी बोल रहा है, चलें ठीक है जो भी हो। फाइनेंस कमेटी एक बनेगी जो दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह कंट्रोल करेगी। द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, कौन से खर्चे, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, शेल बी कंट्रोल्ड बाय अब्बू और अम्मी एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ चाचू। तो नेशनल असेंबली या सेनेट इन खर्चों को कंट्रोल करेगी, मशवरा किससे मांगेगी? अगेन बात वेग है कि नेशनल असेंबली और सेनेट खर्चों को कंट्रोल करेगी, ये तो इदारे हैं। तो नेशनल असेंबली और सेनेट में कौन लोग बैठ के कंट्रोल करेंगे खर्चों को? वही ऊपर वाले। द फाइनेंस कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ स्पीकर, चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? मिफ्ताह इस्माइल है आजकल, मिफ्ताह इस्माइल, अच्छा ठीक है, ये मिनिस्टर है आजकल पाकिस्तान के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, स्पीकर, द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिफ्ताह इस्माइल एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली ऑफ सेनेट। द फाइनेंस कमेटी मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर, किस टाइम बैठेंगे, कैसे खर्चे कंट्रोल करेंगे, किस तरह मीटिंग होगी। चलें आप सफ़े का ना ये वाला पोर्शन याद करें, 84 से आगे वाला, 84 याद करें जी। 3 लफ्ज बोलें आप, 3। नंबर 1, ऑथराइज्ड एक्सपेंसेस आर इनसफिशिएंट, एक्सपेंस फॉर न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड, और अमाउंट स्पेंड इज ग्रेटर देन अमाउंट ग्रांटेड। अब जरा जबानी सोचें, ऑथराइज्ड एक्सपेंसेस आर इनसफिशिएंट, दूसरा एक्सपेंस फॉर न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड, और अमाउंट स्पेंड एक्सीड्स द अमाउंट ग्रांटेड। देन फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज द एक्सपेंसेस फ्रॉम FCF। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शेल जाएगी और शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली आ स्काई ब्लू एग, जिसका नाम होगा सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट। अगर PM मौजूद नहीं है तो नेशनल असेंबली ऑथेंटिकेट कर दे 4 महीने के लिए, और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट। पहले की हेडिंग है वोटिंग होगी नेशनल असेंबली में। द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा फॉर खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर नॉट मोर देन इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग ड्यू टू PM। ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल का लफ्ज यहां से उठाया इसने, रूल 83 से। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, नेशनल असेंबली नहीं है, तो द फेडरल गवर्नमेंट, आगे अंग्रेजी वही है, may authorize expenses for a part of a financial year not more than 4 months if authentication of schedule is pending because of absence of National Assembly. Each house have a separate दफ्तर। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, each house have a separate दफ्तर, each house have a separate दफ्तर, दोनों का सेपरेट दफ्तर होगा। however post common to both houses can be abolished. Done? Next, मजलिस शूरा will regulate the hiring, मजलिस शूरा will regulate the, लेकिन हकीकत में
द स्पीकर और चेयरमैन विल मेक रूल्स रिगार्डिंग द हायरिंग। असल में ये दोनों रूल हैं। अच्छा जी, द एक्सपेंडिचर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट shall be controlled by Abbu or Ammi with the mashwara of Chachu. The Chachu comprise Chachi. The finance committee shall consist of speaker, chairman, and finance minister and other persons elected by National Assembly. And the finance committee may make rules for regulating its procedures. अच्छा, अब आप सबकी हेडिंग्स भी जरा याद कर लें। पहले की हेडिंग क्या थी? FCF&PAF। दूसरे की हेडिंग कस्टडी। तीसरे की हेडिंग एनुअल बजट स्टेटमेंट। चौथे की एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन FCF बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन FCF बाय कॉन्स्टिट्यूशन करें इसको। और तीसरा प्रोसीजर, अगली चीज, और उससे अगली प्रोसीजर नहीं है, ऑथेंटिकेशन है। प्रोसीजर से अगली चीज क्या है? अब यहां पे हमारा एक रिदम सारा खत्म हो गया, साइन वगैरह भी हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो अगली बातें हैं ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें हैं। क्या सप्लीमेंट्री बजट भी आ सकता है। नंबर 2, वोटिंग की जरूरत पड़ सकती है नेशनल असेंबली में अगर PM ना हो, और अगर नेशनल असेंबली ना हो तो फिर पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंसेस व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड, पावर विल बी विद फेडरल गवर्नमेंट। एंड इन द एंड सेक्रेटेरिएट्स और इन द एंड फाइनेंस कमेटी। अच्छा, जब से आप पैदा हुए हैं ना, तब से आज पहली दफ़ा मैं आपको थ्योरी के लिए दूसरी दफ़ा बुलाऊंगा। उसमें हमारा ये चैप्टर का तकरीबन 1.5 सफ़ा रह गया सिर्फ। बाकी मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं है चीज़ें, बाकी सारी रेपिटेशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो बातें जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए हैं वही सूबे के लिए हैं। हमारा ये एक आधा सफ़ा रह गया, और उसके बाद ये तकरीबन एक ही सफ़ा बनता है, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है आखिरी वाला, ये भी आपने किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो तकरीबन एक सफ़ा इफेक्टिवली हमारा रह गया है, और वो जो आखिरी सफ़ा चैप्टर का वो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें आपने 1000 दफ़ा पहले ही पढ़ी हुई हैं। तो डेट इज़ ऑल रेपिटेशन टाइप चीज़ें। तो ये एक सफ़े के लिए इंशाल्लाह हम मिलेंगे। 2 ऑप्शन हैं आपके पास, 1:45 से 2:45, 1:45 से 2:45, 2:50 तक भी जा सकता है, और सेकंड ऑप्शन इज़ 3:15 से 4:15। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। कोशिश करेंगे हम, इंशाल्लाह टाइम बच जाएगा। एग्रीकल्चर का भी कोई सवाल बीच में न्यूमेरिकल छोटा सा कर लें, ठीक है जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा रुको ज़रा, उसमें हमारा जो है ना, असल में अब 6 से 7 दिन हमें चैप्टर 15 पे लगने हैं। 6 से 7 दिन हमें चैप्टर 15 पे लगने हैं, और 3 दिन हमें लॉसेस के चैप्टर पे लगने हैं, और कोई 7 से 8 दिन हमारे सेल्स टैक्स पे लगने हैं। तो फिर कहीं जाके हम 3-4 अगस्त तक इस काबिल हो सकेंगे कि कोई सिलेबस ख़त्म कर सकें। और कोई जल्दी नहीं है, जो चीज़ें सुकून से करनी है वो सुकून से ही करनी है। और हाँ, जो सेकंड पार्ट है आज के लेक्चर का, पार्ट B, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा। और टेस्ट के अंदर जो एक तो कल टेस्ट है ना, उसमें तो मैं फिर दूसरी क्लास में आपको बता देता हूँ, उसमें सेल्स टैक्स की कुछ चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, और जो आपका अगले हफ्ते टर्म टेस्ट होगा, उसमें चैप्टर 1, 3, ईद पे आपने रिवीजन तो कर ही लिया है, आपको मैंने कहा भी था कुछ चीज़ों की रिवीजन करने का। ये वाले चैप्टर्स होंगे अगले हफ्ते जो टर्म टेस्ट होगा। उसमें वो चैप्टर मैंने कुछ निकाल दिए हैं जो चैप्टर पहले पिछले टर्म टेस्ट 1 में टेस्ट हो गए हैं, और बाकी बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, प्रॉपर्टी है, सैलरी है, वो तो आपका रनिंग में चल रहा है। ओवर।